डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे इसके 2 लेक्चर हुए। आज हमारा तीसरा लेसन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता रहे थे। तो मैंने बताया था कि ये जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ती है और एग्ज़ाम में अक्सर बेशतर ये पूछा जाता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स या ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। किसी का भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और फिर हमें उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो उसके बाद हमें वो रूल्स मालूम होने चाहिए जो रूल हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 3 रूल हैं फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक ये है जो यहाँ पर लिखा है अबा प्रिंसिपल। दूसरा रूल है जिसको हम कहते हैं पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा रूल जो है दैट इज हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जहां तक हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ताल्लुक है, उनके बारे में मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक ऑर्बिटल में एक टाइम पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं रख सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होना चाहिए दैट शुड बी अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम कहेंगे इट इज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम इसको हाफ फिल्ड कहेंगे। अब अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हुआ तो हम उसको वैकेंट ऑर्बिटल कहेंगे। तो वो पालिस के जो प्रिंसिपल की बात थी। और जो दूसरा रूल मैंने बताया हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो रूल हमें ये बता रहा है कि जब आपके पास एक ही एनर्जी के एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हों तो आप पेयरिंग नहीं कर सकते, यानी आप एक ही ऑर्बिटल में उस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, जबकि उसी एनर्जी का ऑर्बिटल दूसरी तरफ वैकेंट हो। यानी मिसाल तो आपके पास पी सबशेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों की एनर्जी सेम है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में नहीं रख सकते हैं। आपको एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रखना है, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में रखना है। जब तीसरा होगा तो वो तीसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, और जब चौथा आएगा उससे फिर वो पहले वाले में फिर से जाएगा, फिर वहां पर पेयरिंग शुरू होगी। तो इस तरह से पी ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4th इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है, डी ऑर्बिटल में 6th इलेक्ट्रॉन से शुरू हो रही है, और एफ सबशेल में 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू होती है, क्योंकि एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल हैं। तो जब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले 7 ऑर्बिटल्स में एक एक करके 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन फिर से पहले में चला जाएगा, फिर पेयरिंग शुरू होगी। तो खैर ये बात कल हमने आपको बता दी। तो अब आज हमें जो दूसरा रूल है वो है तीसरा रूल जो है दैट इज अब्बा प्रिंसिपल। अब्बा प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें ज्यादातर इसी रूल का इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में मैंने कल आपको डेफिनेशन इसकी बता दी थी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू लीस्ट पाथ ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एटम होता है उस एटम में एक से ज्यादा शेल अक्सर होते हैं। तो शेल्स की तादाद डिफरेंट होती है, सब शेल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि शेल की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा एल शेल की है, उससे ज्यादा एम शेल की है।
और फिर ये शेल्स जो हैं ये तो खुद सब शेल्स के बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, एम शेल जो है इसमें 3 सब शेल हैं। यहाँ देख लीजिए, के शेल में 1 सब शेल है, एल शेल में 2 हैं, एम शेल में 3 सब शेल हैं, 3s 3p 3d। तो ये सब शेल्स जो हैं इन सबों की एनर्जी भी एक जैसी नहीं है। तो जब हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स और सब शेल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेंगे तो पहले एनर्जी उस सब शेल में जाएगी जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी, उसके बाद उसमें जाएगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद उस सब शेल में जाएगी जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। वही हुआ कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द लीस्ट पाथ ऑफ एनर्जी, या आप यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंटर्स दैट सब शेल फर्स्ट व्हिच हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल में चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि चूंकि हमारे पास एक एटम में एक से ज्यादा शेल्स होते हैं और फिर हर शेल में एक से ज्यादा सब शेल्स होते हैं, और फिर सब शेल जो हैं उसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये बात आपको मालूम होगा कि एक ही सब शेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं उन सबों की एनर्जी एक जैसी होती है। जैसे पी सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। उन तीनों की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए हम उन ऑर्बिटल्स को डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसी तरह से डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी भी सेम है, वो भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। हाँ, जब पी सब शेल और डी सब शेल को हम कंपेयर करेंगे उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए जिस वक्त हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है तो उस वक्त हमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने होते हैं इन शेल्स एंड सब शेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल और किस सब शेल की एनर्जी कम है या किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए मैं 2 बातें बता दूं कि अब्बा प्रिंसिपल जो है आपने पढ़ा है, ये मैं यहां पर सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। अब्बा प्रिंसिपल जो है ये हमें ये एनर्जी ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स जो है, खासकर एनर्जी ऑफ सब शेल्स जो है उसे फिर शेल की एनर्जी भी पता चल जाती है। तो उसके बारे में हमें ये बता रहा है, आपको याद होगा कि हमें जो n प्लस एल वैल्यू जो होता है, n प्लस एल, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्वांटम नंबर्स। तो n प्लस एल का वैल्यू जिस सब शेल के लिए कम होगा उसी की एनर्जी कम होती है, और जिसका वैल्यू n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो क्योंकि सब शेल हमारे पास डिफरेंट है, मिसाल के तौर पर के शेल जो है इसमें, यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ा इस साइड पे, ये फिर हमारे काम आ जाएगा। के शेल जो है इसमें एक ही सब शेल है, दैट इज 1s। जबकि एल शेल जो है इसमें 2 सब शेल हैं, एक है 2s, एक है 2p। इसी तरह से एम शेल जो है इसमें 3 सब शेल हैं, 3s, 3p और 3d। इसी तरह से एन शेल जो है उसमें 4s, 4p, 4d और 4f है। इसके बाद ओ शेल आएगा, उसमें होगा 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी इसमें है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ओ के बाद पी शेल है, उसमें है 6s, फिर है 6p, फिर है 6d, फिर है 6f, 6g, 6h। जी सब शेल की हमें जरूरत नहीं पड़ती इसलिए हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से क्यू शेल है, क्यू शेल में 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7i आएगा। तो ये है शेल्स और सब शेल्स की तादाद। एक एटम में पहले के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल,
जो आप बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये शेल्स हैं, और फिर हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं वो लिस्ट आपको यहां मिल रही है। पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में दो सब शेल, तीसरे शेल में तीन सब शेल, चौथे शेल में चार सब शेल, पांचवें में पांच सब शेल, छठे में 6, सातवें में 7, और इनका नाम भी हमने दिया है। 1s यानी s सब शेल ऑफ फर्स्ट शेल, 2s s सब शेल ऑफ सेकंड शेल, 3s s सब शेल ऑफ थर्ड शेल, 3p p सब शेल ऑफ थर्ड शेल, 3d d सब शेल ऑफ थर्ड शेल। तो हमारे पास सब शेल्स की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इन सब शेल्स में से किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ n प्लस l। इसमें n जो है इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको याद है, यू नो इट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि l जो है इट रिप्रेजेंट्स एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 5। यानी के शेल के लिए n का वैल्यू 1 है, l शेल के लिए n का वैल्यू 2 है, m शेल के लिए n का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। यानी शेल नंबर जो है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये हमें सब शेल रिप्रेजेंट करता है। L रिप्रेजेंट सब शेल। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो S सब शेल है, आप देखिए हर शेल में S सब शेल है। S सब शेल जो है इसके लिए L का वैल्यू 0 है, चाहे ये 1s है, चाहे 2s है, चाहे 3s है। शर्त यह है कि S सब शेल होना चाहिए। अगर S सब शेल है तो S सब शेल के लिए L का वैल्यू 0 है। इसी तरह से P सब शेल के लिए L का वैल्यू 1 है। इसी तरह से डी सब शेल के लिए L का वैल्यू 2 है। इसी तरह से F सब शेल के लिए L का वैल्यू 3 है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल, ठीक है ना। तो इस एतबार से या ये इंफॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप n प्लस l का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1s का वैल्यू हमें देखना हो तो 1s के शेल जो है इसके लिए n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, तो 1s के लिए n प्लस l का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 2s जो है इसका आएगा 2 प्लस 0 दैट इज 2। फिर 2p है, 2p के लिए वैल्यू का 2 प्लस p के लिए l का वैल्यू 1 है तो ये आएगा 3। फिर 3s है, 3s के लिए वैल्यू होगा 3 प्लस 0 दैट इज 3 आप इसलिए क्योंकि n का वैल्यू 3 है, s इसलिए l का s जो है इसके लिए l का वैल्यू 0 है तो इसलिए आ गया 3 प्लस 0। 3s के बाद 3p है तो इसका वैल्यू आएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। इसके बाद 3d है, इसके लिए 3 प्लस 2 दैट इज 5। फिर 4s है, इसके लिए 4 प्लस 0 दैट इज 4। फिर 4p है, इसके लिए 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप हर एक सब शेल का n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कह रहा था कि अब्बा प्रिंसिपल जो है ये हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में चला जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। वो एनर्जी किसकी कितनी है वो हमें पता चलता है बाय द वैल्यू ऑफ n प्लस l। क्योंकि अब आपने n प्लस l के वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए तो अब आप वैल्यू की बुनियाद पे बता सकते हैं किस सब शेल की एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा। आप देख लीजिए 1s जो है इसका n प्लस l का वैल्यू सबसे कम है तो इसका मतलब हुआ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में चला जाएगा। उसके बाद 2s का वैल्यू 2 है, यहां कोई सब शेल ऐसा नहीं है जिसका वैल्यू 2 के बराबर है तो इसका मतलब है 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहां पर 2p में n प्लस l का वैल्यू 3 है, 3s में भी n प्लस l का वैल्यू 3 है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो सब शेल ऐसे आ रहे हैं जिनका n प्लस l वैल्यू सेम है। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन पहले किस सब शेल में चला जाएगा। तो इसके लिए यही अब्बा प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर इफ
if n plus l value is same for two subshells, if n plus l is same for two or more subshells, then the electron will enter that subshell first for which n is minimum. यानी अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सबशेल ऐसे हैं जिनका n प्लस l का वैल्यू सेम आ रहा है, तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन पहले उस सबशेल में चला जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा. अब यहां पर देख लीजिए 2p के लिए n प्लस l 3, 3s के लिए भी n प्लस l 3. तो अब देखना है हमें अब किस में 2p में या 3s में, दो में से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा जिसका n का वैल्यू कम है. यह n का वैल्यू, n का वैल्यू, ये l का वैल्यू. यहां n का वैल्यू 2 है और यहां 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ 2p के लिए n का वैल्यू कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2s के बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा. इसी तरह से अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. अब आपके पास 3p है, 3p में n प्लस l का वैल्यू 4 है और यहाँ 4s में भी n प्लस l का वैल्यू 4 है. इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, क्योंकि 3p और 4s के लिए वैल्यू सेम है. अब 3d लेंगे तो उसका वैल्यू n प्लस l का वैल्यू ज्यादा है. ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जहां n प्लस l का वैल्यू कम होगा, तो जाहिर सी बात है 5 के बजाय पहले 4 में जाएगा. अब 4 दो आते हैं तो यहाँ उसमें जाएगा जहां जिसमें n का वैल्यू कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और उसके बाद देख लीजिए फिर यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो यहां पर फिर से आप n का वैल्यू देखेंगे. 3d के लिए n का वैल्यू कम है, 4p के लिए n का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा. इसी तरह से आपका लिस्ट जो है ये आगे बढ़ता जाएगा. आपको n प्लस l का वैल्यू कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है n प्लस l का वैल्यू. जिस सबशेल के लिए n प्लस l का वैल्यू कम होगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसी सबशेल में चला जाएगा. अब अगर दो या दो से ज्यादा सबशेल ऐसे हुए जिनका n प्लस l का वैल्यू सेम है, तो उस सूरत में पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में चला जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम है, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल्स के जरिए आपको बता दिया. तो इस बुनियाद पे n प्लस l की वैल्यू की बुनियाद पे हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जिस लिस्ट की मदद से फिर हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. यानी अब लिस्ट पूरा तो नहीं है, अब ये लिस्ट आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं n प्लस l की बुनियाद पे. तो हम कह सकते हैं पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर आगे बढ़ेगा. सवाल पैदा ये होता है कि जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ये n प्लस l का वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो ये बहुत लंबी चौड़ी बात होगी. इट विल बी हाईली टाइम कंज्यूमिंग, और उतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है. हमारे पास कोई शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकेंगे. और ये जो लिस्ट है इसको हम ज़बानी याद कर सकते हैं, मगर आप देखेंगे जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर इस लिस्ट में ये सब शल जो हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस लिस्ट को ज़बानी याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए ये लिस्ट डेवलप करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है. हम अक्सर उसी ये लिस्ट एटम्स का जो लिस्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, ये लिस्ट हासिल करने के लिए हम एक आसान सा तरीका इस्तेमाल करते हैं. हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिस डायग्राम के जरिए हम इस लिस्ट को आसानी के साथ विद इन 1 मिनट डेवलप कर सकते हैं और फिर हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो देख लीजिए डायग्राम क्या है, जैसे मैंने यहां पर पहले ही आपको बता दिया और डायग्राम बना के रखी कि के शेल में कितने सब शेल हैं, एल शेल में कितने हैं, एम शेल में कितने हैं, एन शेल में कितने हैं, ओ में कितने, पी में कितने. हालांकि मैंने यहाँ ये जो ओ पी हैं, क्यू ओ पी क्यू, इनके सारे सब शेल्स नहीं बनाए, क्योंकि हमें सारे सब शेलों के साथ वास्ता नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने आधे ही बनाए. नंबर 1. नंबर 2, जब आप इस तरह की डायग्राम डेवलप करोगे तो इसके लिए आपको खास ख्याल ये रखना है कि ये जो सब शेल्स हैं इनको एक दूसरे के नीचे
बिल्कुल वर्टिकल अलाइनमेंट में रखिए, एक सीध में रखिए। इसी तरह से पी सब शेल को सीध में रखिए, वर्टिकल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट विद ईच अदर। और इनके दरमियान जो गैप है कोशिश कीजिए कि बराबर रहे, ताकि डायग्राम जो हम बनाएंगे तो वो आसानी के साथ हमें विदाउट किसी मतलब कंफ्यूजन के सामने आ जाए। तो करना क्या है, हमें ये जो लिस्ट आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, यहां पर इस तरह से एक लाइन ओब्लिक, इस तरह से ओब्लिक लाइन एक डालनी है। इस तरह से पहले जो लाइन 1s सब शेल में से पास होती हो, ठीक है ना। फिर क्या करना है, फिर इसी लाइन के पैरेलल हमें और लाइंस डालनी है जो लाइंस इन सब शेल्स में से पास होती हो। पैरेलल, इस पहली वाली लाइन के पैरेलल डालनी है। आप देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। बिल्कुल, ये जो पहली लाइन आपने डाल दी यहां से इस सब शेल में से पास हो गई। फिर दूसरी लाइन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस लाइन को यहां लाओ, यानी पहले आप इस लाइन पे चलो, फिर वापस आके इस लाइन पे चलो, फिर वापस आके इस लाइन पे चलो, फिर वापस आके इस लाइन पे चलो। आप समझ रहे क्या करना है, यानी आपको ये जो पैरेलल लाइन, पहली पैरेलल लाइन पे जो जो सब शेल आएगा आप उसका नाम लिखिए 1s। दूसरी लाइन पे हमें एक ही सब शेल आ रहा है 2s। तीसरी लाइन पे हमें आ रहा है 2p और 3s, 2p और 3s। तीसरी लाइन पे आ रहा है हमें 3p और 4s, 3p और 4s। फिर चौथी लाइन पे आ रहा है 3d, उसके बाद आ रहा है 4p, उसके बाद आ रहा है 5s, उसके बाद वापस जाइए इस लाइन पर 4d, उसके बाद आ रहा है 5p, उसके बाद आ रहा है 6s। इसी तरह से जब आप वापस जाएंगे यहां पर आ रहा है 4f, 4f के बाद आ रहा है 5d, 5d, तो 5d के बाद आ रहा है 6p, 6p के बाद आ रहा है 7s, तो 7s के बाद वापस जाइए तो आ रहा है 7s। हाँ, फिर वापस जाना इस लाइन पे, फिर आएगा 5f, 5f के बाद आएगा 6d, 6d के बाद आएगा 7p, ठीक है ना। अब अगर और आगे बढ़ना होता तो फिर 8s आ जाता पहले। अब ये लिस्ट जो है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे उस लिस्ट के साथ जो आपने n+l की बुनियाद पे बनाया है, हाँ यहां पर हमने n+l की बुनियाद पे इनकम्प्लीट लिस्ट बनाया, क्योंकि अगर हम यहां बनाए तो थोड़ा लंबा हो जाता। आपको पता चला कैसे बनाएंगे। तो ये आधा वाला लिस्ट आप उससे कंपेयर कीजिए, देखिए क्या है 1s 2s, यहां पर भी 1s 2s, फिर यहां 2p 3s, 2p 3s, फिर यहां 3p 4s, यहां पर 3p 4s, फिर 3d 4p, यहां पर भी 3d 4p। अगर आप n+l का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फिर आप ये लिस्ट जो मैंने यहां पर बनाई है आप भी बना सकते हैं, ये लिस्ट आप हासिल करेंगे। तो ये लिस्ट हासिल करना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो ये लिस्ट जो है सबसे अहम यही है, क्योंकि जब हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो फिर हमें यहां वहां पर ज्यादातर इसी अबा प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो बाकी दो रूल्स हैं वो एक्चुअली हम जब हमें एटम की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी होती हो, सच एज ऑक्सीडेशन स्टेट या बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, तो वहां पर हमें वो माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हंडस रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें लिखनी होती है तो हमें सिर्फ इस अब्बा प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो अब्बा प्रिंसिपल से हमें ये लिस्ट हासिल होता है। एक्चुअली ये लिस्ट हमारे पास आ गया तो समझो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कामयाब हो गए। बस लिस्ट हासिल करने की, आप देख लीजिए जैसे मैंने बता दिया ना, 3d 4p 5s 4d 5p 6s। अब ग्रुप्स जो हैं ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी 4p कभी 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f। तो ये लिस्ट फिर आगे याद नहीं रहता है। इसलिए इस लिस्ट को सही तौर से डेवलप करने के लिए हमें ये डायग्राम बनानी चाहिए।
it takes us just 1 minute to construct it, and with the help of this diagram we are able to get this list. जब लिस्ट हमें हासिल हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिखनी हो, किसी भी ग्रुप की लिखनी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हमारे लिए मामला आसान हो जाता है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान हमें सिर्फ एक दो बातों का और ख्याल रखना है जो आप पहले से जानते हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिला दूंगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। वो ये है कि जब आप इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू कर देंगे तो एक बात याद रखिए, जहां जहां पर भी आपको एस सब शेल आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए आप इस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और जहां तक पी सब शेल का ताल्लुक है, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, जहां पर भी पी सब शेल आएगा, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो आप समझ गए, हर ऑर्बिटल में जब 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब है पी सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। इसी तरह से p के बाद d सब शेल आता है। d सब शेल जो है इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं, तो जाहिर सी बात है हर ऑर्बिटल में जब 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल पे d सब शेल जो है it can accommodate 10 electrons in it, and f subshell it has 7 orbitals, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल इसमें हैं। जब हम हर ऑर्बिटल को 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, it means this f subshell will accommodate in it 14 electrons। ठीक है ना, it will accommodate 14 electrons in it। तो इसके बाद ये बात नोट करके रखिए कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, चाहे एफ सब शेल 4f सब शेल हो या 5f हो या 6f, जो भी हो, एफ सब शेल में सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी सब शेल में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल में 2। नंबर 1। नंबर 2, एक और बात, वो आप जानते हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, सपोज किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज हमने ये दिखाना कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इस तरह लिखते हैं 1s, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है ना, 1s2। इसी तरह से अगर p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम लिखेंगे 2p4। तो कभी कभी हम ये जो 2p है, तो हमें मालूम है p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहां पर हमें ख्याल रखना है हुंडस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं। इसका मतलब है पहले 3 ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर चौथे में, फिर पहले वाले में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह भी हम कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और किन बातों का ख्याल रखा जाता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने हैं। एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। आपको ये भी याद है, ग्रुप फर्स्ट जो है इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और ग्रुप सेकंड जो है उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो फिर उसके बाद पी ब्लॉक आता है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक सारे एलिमेंट्स आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो उसमें से हम एक ग्रुप को लेंगे, एस ब्लॉक में से हम एक ग्रुप को चूज करेंगे फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पी ब्लॉक में भी हम एक ग्रुप को लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। फिर बाद में आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो दूसरे ग्रुप से रह जाते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिर खुद लिखोगे। तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मामला जो है ये खुद ब खुद हल हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए, ये लिस्ट जो हमने ऊपर हासिल की है, ये लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो ये ग्रुप आपके सामने, ये लिस्ट आपके सामने होना चाहिए। बल्कि सबसे पहले यही लिस्ट तैयार कीजिए, ये लिस्ट तैयार करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दीजिए,
तब तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मत लिखिए जब तक ना आप ये लिस्ट पहले बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने बताया डायग्राम बनाओ और फिर लाइन्स पैरेलल डाल लो, एक पहली लाइन ओब्लिक ली फिर उसी के पैरेलल डाल लो, तो आपको फिर सब शेल्स का लिस्ट हासिल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स पहले मैं वही एलिमेंट लूंगा। उसमें आपको मालूम है उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस ग्रुप का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना हो, हमें पहले से मालूम होना चाहिए उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसलिए आपका पहला काम जो है वो ये है कि आप याद करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ग्रुप वाइज याद करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, जिस तरह से मैंने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स लिखे। और उसके बाद दूसरी चीज जो आपको काम आएगी दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है ना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। आपको क्या करना है, इस ग्रुप को 8 ऐड करना है, या इस ग्रुप के पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, अगर हाइड्रोजन भी हम लिखते तो पहले 2 ऐड करना था। अब चूंकि हाइड्रोजन इस ग्रुप में हम लाते नहीं, वो अलग से रखते हैं, तो इसलिए लिथियम से जब हम शुरू करेंगे तो पहले लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है आपको 3, इसको 8 ऐड कीजिए तो 11, फिर और 8 ऐड कीजिए तो 19, इस 19 को अब ऐड करना है 18, 8 इस तरह है 2 8 8 18 18 एंड 32, 2 8 8 18 18 एंड 32। अगर आपके ग्रुप में पहले पीरियड में एलिमेंट है और फिर दूसरे ग्रुप में जो एलिमेंट है फिर उसको 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 8 ऐड करना है, 8 8 8 8 8 2 बार, 18 18 2 बार और 32 एक बार। तो यहां पर हमने 8 ऐड किया 11, फिर 8 ऐड किया तो 19, अब 18 ऐड कीजिए तो वो आएगा 37, ठीक है ना। जब हम 18 ऐड करेंगे 37, फिर 18 ऐड कीजिए तो वो आएगा 55, फिर 32 ऐड कीजिए दैट विल बी 87। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ गया। बेहतर है कि जबानी याद होना चाहिए, अब ना हो तो ये फार्मूला याद रखिए 8 8 18 18 एंड 32। तो इस तरह से एक पीरियड में एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको हासिल होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। जाहिर सी बात है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हमें ये दैट मींस इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब हमें ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s में। क्योंकि 1s जो है इट कैन अकोमोडेट only 2 electrons in it, so we will write 1s2। तो एक इलेक्ट्रॉन अब बच गया, that will go to 2s। तो इस तरह से लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है that is 1s2 2s1। अब सोडियम लीजिए, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो 1s2, फिर 1s के बाद 2s में, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 में से अब हमारे पास 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। p जो है इट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 7 हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हम p को 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2p के बाद वो इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, हालांकि s 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, मगर हमारे पास एक ही है, वो इस 3s में जाएगा। तो इस तरह से सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनती है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। यहां पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूं क्योंकि बाद में बात बढ़ जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का जो तरीका हमने यहां पर अख्तियार किया 1s2
2s1। आप पहले से जानते हैं हीलियम जो है, हीलियम नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लिथियम है इसकी अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2 ये हीलियम से मिलती जुलती है और फिर बाहर वाले शेल में 2s रहता है। तो हम चाहेंगे इस तरह भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, हीलियम हीलियम और उसके बाहर लिखेंगे 2s1। चाहे आप इस तरह लिखो 1s2 2s1 या हीलियम एंड 2s1, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन और फिर बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो भी s सब शेल में। इसी तरह देखिए सोडियम, इसमें हमने लिख लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर आप गौर से देखेंगे 1s2 2s2 2p6 यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन नियान में होते हैं। इसका मतलब है अगर हम नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो आएगा 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब हुआ कि सोडियम जो है इसकी अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियान से मिलती जुलती है। तो इस तरह से हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, नियान और फिर बाहर लिखेंगे 3s1। इसका मतलब यही हुआ कि सोडियम जो है इसकी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियान से मिलती जुलती है और इसके अलावा इसमें बाहर वाले शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो वैलेंस शेल जो है वो s सब शेल। इसी तरह से पोटेशियम अब ले लीजिए, इसके 19 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 19 इलेक्ट्रॉन जब हैं तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3s के बाद 3p में 3p6 3p के बाद 4s में 4s1। अब देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19, ठीक है ना। यहां पर भी आप देखेंगे कि ये यहां तक 1s2 से लेकर 3p6 तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन से मिलती जुलती है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं आर्गन 4s1। आप समझ गए, ये तरीका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टेस्ट भी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। और इससे हमें एक और फायदा ये मिलता है कि हमें पता चलता है कि ये जो एलिमेंट है इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम, ज्यादा हैं। इनको ये जो ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं इनको लॉस करना पड़ता है, ये जो अल्कली मेटल्स हैं, फिर जाके ये स्टेबल कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग में लीविस थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये वहां पर हमें मदद करता है। तो आप चाहे इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, ये दोनों सूरतें बिल्कुल ठीक हैं। जब आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप इन दो तरीकों में से कोई भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। अब उसके बाद रुबीडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 37 है। तो जाहिर सी बात है अब यही लिस्ट आगे बढ़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो उसके बाद आएगा 4s2 क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर जाएगा 3d10 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 के बाद जाएगा 4p6 4p6। उसके बाद आएगा 5s1। आप देख लीजिए 37 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 एंड 1 37, ठीक है ना। तो यहां तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है क्रिप्टॉन के साथ मिलती जुलती है। हीलियम नियान आर्गन, तो क्रिप्टॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जुड़ती है और फिर इसके बाहर रहता है 5s1। तो ये है रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह से सीजियम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसकी भी आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। फिर देखना है 4p के बाद कहां इलेक्ट्रॉन जाता है, 5s में। तो 5s2 5s के बाद 4d में 4d10 4d के बाद 5p में 5p6 5p के बाद 6s में तो 6s1। यहां तक 55 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। चेक करके देख लीजिए 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 और 6 54 54 और 1 55, ठीक है ना। तो यहां तक
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जीनान के साथ मिलती है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, जीनान 6s1, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनान। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट एलिमेंट बचता है फ्रांशियम, इसका एटॉमिक नंबर 87 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अब आप इसी लिस्ट के मुताबिक आसानी के साथ लिख सकते हैं। थोड़ा लिख ली कोशिश की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, उसके बाद आएगा 5s2, 4d10, 5p6, उसके बाद 5p के बाद 6s2, 6s2, 6s के बाद 4f, 4f14, 4f के बाद 5d, 5d10, 5d के बाद 6p, 6p6, 6p के बाद 7s1। आप चेक करके देख लीजिए, ये 87 आया होगा। आपने ये भी देख लिया 4p6 तक 36 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 36 से आगे गिनना शुरू कीजिए। 36 एंड 2 38 और 10 48, 48 और 6 48 एंड 6 54, 54 एंड 2 56, 56 एंड 14 it is 70, 70 and 10 80, 80 and 6 86, 86 and 1 87, तो ये आ गया 87। इसका मतलब हो गया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक तो रेंडॉन से मिलेगी और इसके अलावा बाहर आएगा 7s1। ठीक है ना। तो यहां पर अब आप चेक करके देख लीजिए कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, आप देख रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज एस सब शेल, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस सब शेल, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस सब शेल। इसी तरह से यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस सब शेल। इसी तरह से यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस सब शेल। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एस सब शेल। या इससे भी पता चलता है नोबल गैस 2s1, निया नोबल गैस 3s1, नोबल गैस 4s1, नोबल गैस 5s1, नोबल गैस 6s1, नोबल गैस 7s1। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इनर कोर में, और इसके अलावा बाहर में एस सब शेल है। मैंने लिखा NS, ये N1 भी 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कोई भी। तो इस S में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं, आप कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस कन्फिगरेशन और फिर NS1, नोबल गैस NS1, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। तो जाहिर सी बात है इन सबों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल में सेम है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होता है यही प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिसाइड करता है। क्योंकि इन सबों में आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसीलिए इन सबों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ठीक है ना। तो आज मैंने एस ब्लॉक में से एक ग्रुप लिया, ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने लिख ली। अब आप इसी तरह से ग्रुप सेकंड जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खुद लिख लीजिए। तो कल हम इंशाल्लाह पी ब्लॉक में से एक ग्रुप लेंगे। अब आप किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खुद लिख सकते हैं, फिर भी हम एक ग्रुप पी ब्लॉक में से लेंगे और वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, और फिर इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं तो जो कॉमन है, तो वो भी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।